नमस्ते प्यारे विद्यार्थी। आज से हम सब साइंस के भी मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरल प्रश्न करेंगे जो कि आपके एग्जाम में 21 फरवरी को सीधा यहाँ से लड़ने वाला है। इससे पहले हम सब तो हिंदी, मैथ और सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के वायरल प्रश्न तो कर ही रहे थे, लेकिन आज से हम सभी साइंस विज्ञान के भी वायरल प्रश्न करेंगे जो कि आपको एग्जाम में सीधा फंसेगा, चाहे वो प्रथम पाली हो या द्वितीय पाली हो। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करके दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना। यदि किसी बच्चे को साइंस से डर लगता होगा तो मात्र इस क्लास से, ये अभी से लेके आपके एग्जाम तक यह सीरीज चलेगा, तो इस क्लास से आपको 20 से 25 नंबर का डायरेक्ट प्रश्न यहीं से फंसने वाला है। तो डरने की कोई बात नहीं, अभी से आप सीरीज को फॉलो करो, आप बहुत अच्छे नंबर ले आओगे। ठीक है, जो बच्चे पढ़ लिए उनके लिए रिवीजन भी हो जाएगा और जो बच्चे कमजोर हैं तो उनका भी मजबूत हो जाएगा। तो आरंभ करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं या कहते हैं। तो किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को हम प्यूबर्टी कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, हार्मोन जो किशोरों में यौवन आरंभ के लक्षणों को नियंत्रित करता है उसे क्या कहते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। अगला प्रश्न, अग्नाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो अग्नाशय से इंसुलिन स्रावित होता है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थों का उत्सर्जन होता है। नाइट्रोजनी पदार्थों का उत्सर्जन होता है। तो यूरिया का भी होता है जो कि मूत्राशय के द्वारा, अमोनिया का भी होता है, यूरिक अम्ल का भी हम सब उत्सर्जन करते हैं। तो यानी कि इसमें हो जाएगा कि इनमें से सभी। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वृक्क सहायता प्रदान करती है। तो वृक्क उत्सर्जन में हमें सहायता प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग है। तो निम्नलिखित में से कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है तो अग्नाशय हो जाएगा। फेफड़ा के द्वारा हम सब सांस छोड़ते हैं, यानी कि उत्सर्जी अंग का मतलब हुआ कि कुछ ना कुछ उसके द्वारा हम बाहर छोड़ते हैं। वृक्क के द्वारा मूत्राशय मूत्र निकलती है, त्वचा के द्वारा पसीना को हम छोड़ते हैं। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी आपका सही आंसर। अगला प्रश्न है, पादप हार्मोन का एक उदाहरण है। तो पादप हार्मोन IAA एक पादप हार्मोन है। अगला प्रश्न है, खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है। खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है किसमें। तो तितली में। किसमें पाया जाता है। तितली में। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है। तो ये हो जाएगा आपका पीनियल। कौन सा। तो पीनियल। अगला प्रश्न, सिनेप्टिक नॉब्स पाया जाता है। सिनेप्टिक नॉब्स पाया जाता है किसमें पाया जाता है। तो ये न्यूरॉन में पाया जाता है। अगला प्रश्न कहता है, थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है। थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में आयोडीन का होना आवश्यक होता है। अगला प्रश्न कहता है कि फल पकाने वाला हार्मोन है एथिलीन। फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है। तो एथिलीन। मनुष्य के कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है। तो 12 जोड़ी मनुष्य के कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है। उसके आगे प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग गंध पहचानने का केंद्र है। मस्तिष्क का कौन सा भाग गंध पहचानने का तंत्र केंद्र है। तो ये हो जाएगा अग्र मस्तिष्क। मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो ये आपका लीवर हो जाएगा। लीवर। ग्वाइट क्या है। मनुष्य। हाँ। अगला प्रश्न, ग्वाइटर अथवा घेघा रोग पनपता है। ग्वाइटर अथवा घेघा पनपता है किससे। तो आयोडीन की कमी से। कहाँ है। ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। रक्त की कमी 2 बार लिखा गया, तो ये हो जाएगा आयोडीन की कमी से। घेघा या फिर ग्वाइटर रोग पनपता है आयोडीन की कमी से। थायरोक्सिन का स्रावन होता है। थायरोक्सिन का स्रावन होता है तो थायराइड ग्रंथि से। थायराइड से। ठीक है। मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली है नेफ्रॉन। मानव का डायलिसिस थैली है। दांत की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है। तो दांत की सबसे ऊपरी परत को हम इनामेल कहते हैं।
कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा इथाइलिन। कौन सा होगा? तो इथाइलिन। वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है कहलाती है। वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है क्या कहलाती है? तो ग्राही कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दो प्रकार की होती है? निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दो प्रकार की होती है? तो अग्नाशय दो प्रकार के होते हैं। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है? कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है? तो ये हो जाएगा अग्नाशय। अग्नाशय इसमें है, हाँ अग्नाशय, ठीक है। अग्नाशय नहीं, एड्रिनल होगा, एड्रिनल। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा संवेदी ग्राही नहीं है? निम्न में से कौन सा संवेदी ग्राही नहीं है? निम्न में से कौन सा संवेदी ग्राही नहीं है? तो ये हो जाएगा दिमाग। कौन नहीं है? तो दिमाग। अगला प्रश्न, जीवों में ध्वनि ग्रहण करने की संवेदी अंग है। जीवों में ध्वनि ग्रहण करने की संवेदी अंग है श्रवणग्राही। कौन सा? तो श्रवणग्राही। अगला प्रश्न, वृक्कों के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है। वृक्कों के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है, ये हो जाएगा अधिवृक्क ग्रंथि। कौन सा? अधिवृक्क ग्रंथि। अगला प्रश्न कहता है एड्रिनल हार्मोन स्रावित होता है। एड्रिनल हार्मोन स्रावित होता है अधिवृक्क से। कहां से स्रावित होता है? तो अधिवृक्क से। अगला प्रश्न है मेरुरज्जु निकलता है। मेरुरज्जु कहां से निकलता है? तो मेरुरज्जु मेडुला से निकलता है। आगे की प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन गैसीय अवस्था में पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन गैसीय अवस्था में पाया जाता है? तो ये हो जाएगा एथाइलिन। कौन पाया जाता है? तो एथाइलिन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? यह प्रश्न 16 में भी पूछा गया था, 2019 में भी पूछा गया था। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो ये हो जाएगा आपका साइटोकाइनिन। कौन है? तो साइटोकाइनिन। अगला प्रश्न, आप 35 सवाल अभी तक कर चुके हैं। कहता है कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं सिनेप्टिक दरार या फिर सिनेप्स भी कहते हैं। यदि आपको कहीं सिनेप्स लिखा हुआ मिल जाए तो उसे हम सिनेप्स भी कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को हम सिनेप्टिक दरार या फिर सिनेप्स भी कहते हैं। अगला प्रश्न है मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क उत्तरदायी किसके लिए? सोचने के लिए, हृदय संपदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए। तो हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। यानी कि सभी, मस्तिष्क का काम तो सोचना भी मस्तिष्क का ही काम है, हृदय स्पंदन भी मस्तिष्क का ही काम है, और शरीर का संतुलन बनाना ये सभी मस्तिष्क करते हैं। तो हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? तो रासायनिक समन्वय या तंत्रिका समन्वय, ये उपरोक्त दोनों। तो ये हो जाएगा उपरोक्त दोनों। रासायनिक समन्वय भी पाया जाता है और तंत्रिका समन्वय भी पाया जाता है। अगला प्रश्न है तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? ये 3 प्रकार की होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? तो ये मेरुरज्जु में बनता है। कहाँ बनता है? मेरुरज्जु में। शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है? शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है नलिका विहीन। कैसी होती है? तो नलिका विहीन। 42 नंबर प्रश्न, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती है। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती है कहाँ? तो अग्नाशय में।
ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 43 नंबर प्रश्न पे हम सब पहुंच चुके हैं। निम्नलिखित में से किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है, यानी कि बच्चों के जन्म के समय कौन सा उपयोगी होता है, उसी को हम बर्थ हार्मोन कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ऑक्सीटॉक्सिन। कौन होगा? तो ऑक्सीटॉक्सिन। निम्नलिखित में से कौन पुरुष हार्मोन है? तो ये होगा टेस्टेरोन। पुरुष हार्मोन कौन सा है? तो टेस्टेरोन। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव होता है? पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव होता है? तो ये आपके एसिड अम्ल के कारण ही पत्तियों का मुरझाना संभव हो पाता है। अगला प्रश्न है जर का ऊर्ध्वगामी वृद्धि है। जर का ऊर्ध्वगामी वृद्धि है यानी कि जर किस ओर वृद्धि करता है? तो ये हो जाएगा गुरुत्वानुवर्तन, यानी कि पृथ्वी की ओर वृद्धि करता है, तो उसी को हम गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क हिस्सा है। पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क हिस्सा है, तो मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है। आगे की प्रश्न कहता है कि स्रावित होने वाले हार्मोन कहाँ गया? आगे चले गए क्या? स्रावित होने वाले हार्मोन, हाँ, स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ये पुनर्भ्रमण द्वारा नियंत्रित किया जाता है। कैसे नियंत्रित किया जाता है? तो पुनर्भ्रमण द्वारा नियंत्रित किया जाता है। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अनैच्छिक क्रिया है? निम्नलिखित में से कौन सा अनैच्छिक क्रिया है, यानी कि आपके इच्छा के उल्टा चलता है? ये कौन सी क्रिया हो जाएगी? अनैच्छिक क्रिया नहीं है, मतलब अनैच्छिक क्रिया तो ये आपका होगा चबाना। क्या है? अनैच्छिक क्रिया नहीं है। जब आप चाहेंगे तभी वो हो सकता है, चबा सकते हैं, नहीं तो नहीं। और सब जो है वमन, लाड़ आना, हृदय का धड़कना, ये सब आपके इच्छा के विपरीत चलता है, यानी कि ये सब अनैच्छिक क्रिया हो गया। और चबाना ये ऐच्छिक क्रिया हो गया। यहाँ पे पूछता है कि अनैच्छिक क्रिया नहीं है, तो चबाना अनैच्छिक क्रिया नहीं है। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? इससे पहले शुरुआत में ही मैं आपको बताया था कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, वो उल्टा पूछा गया था। तो आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है। आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है। और हाँ, यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। व्हाट्सएप चैनल से आप जुड़ेंगे तो वहीं पे आपको PDF और नोट्स भी दिया जाएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपसे मिलते हैं फिर से अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।